Hello everyone, welcome to Stuje and in the fourth lecture of Principles of Inorganic Chemistry। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर शेप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर सिमेट्रीज में ग्रुप थियरी के कुछ आइडियाज शामिल है। तो पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर थियरी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका की पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो सकते हैं और ये उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्म होंगे जिनकी सिमेट्री सेम है। इनके एनर्जीज को गैस फेस फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के थ्रू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है और इसके थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप के पैटर्न को इंटरप्रेट किया जा सकता है। वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को उसके बेसिस सेट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पे इक्वेशन दी गई है साई इज इक्वल टू सिग्मा सी आई काई, जहाँ पे सी आई कोएफिशिएंट्स हैं और काई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज़्यादा नोड्स होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होती है और उतनी ज़्यादा उसकी ऑर्बिटल एनर्जी ज़्यादा होती है। लो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। अगर हम एस ऑर्बिटल्स को देखें तो एस ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स के मुकाबले कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। नॉन नियरेस्ट नेबर एटम्स के बीच का इंटरेक्शन वीकली बॉन्डिंग होता है अगर उनके साइन सेम होता है या फिर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, और वीकली एंटी बॉन्डिंग होता है अगर उनके साइंस ऑपोजिट होते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। अगर मॉलिक्यूल लीनियर हो तो हम सिग्मा या पाई नोटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल लीनियर ना हो, जो मोस्टली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में होता है, तो हमें सिग्मा पाई नोटेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ए बी ई या टी जैसे नोटेशन यूज़ करने चाहिए, जिसमें ए और बी डिनोट करते हैं नॉन डीजेनरेट या सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल को, ई डिनोट करते हैं डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी कि दो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, टी डिनोट करते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल को यानी कि तीन ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है। इसके साथ ही हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं ताकि हम दो या उससे ज़्यादा डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो सिमेट्रिक नहीं है उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो अब NH3 का एमो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो NH3 के चार ऑर्बिटल्स होंगे N2s, N2px, N2py, N2pz। इनमें से N2s और N2pz दोनों की z एक्सिस के अराउंड सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो ये तीनों H1s ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करके बॉन्ड्स बनाएंगे जिनकी सिमेट्री भी सिलेंड्रिकल रहेगी। तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्म होगा psi इज इक्वल टू psi N2s प्लस psi N2pz प्लस psi Ha प्लस psi Hb प्लस psi Hc। तो यहाँ आप यहाँ पे HA, HB और C आपस में फिर से रीअरेंज होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम लोग सिमेट्री बेसिस अडेप्टेड ऑर्बिटल कहेंगे। तो टोटल यहाँ पे तीन ऑर्बिटल है, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल्स मिलकर तीन एमओस फॉर्म करेंगे, जिन्हें 1a 2a1 3a1 लेबल किया जाएगा। फिर N2px और N2py ऑर्बिटल्स की पाई सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। इनका और H1s की सिमेट्री बेसिस ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं। इनके सुपरपोजिशन का फॉर्म होगा N2px प्लस psi Ha प्लस Hb। वैसे ही N2py भी इसी तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो क्योंकि N2px और N2py के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी, इसलिए वे डीजेनरेट होंगे और उन्हें ई लेबल किया जाएगा, और उन्हें 1e और 2e लेबल किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। N2s नाइट्रोजन 2pz और हाइड्रोजन के वनस ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन से बने ऑर्बिटल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट केस है जिसमें सभी सिमेट्रिक है, सभी के साइन प्लस है, एक ही साइन है। इसे हम डिनोट करेंगे 1a1, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म हुआ माइनस, और बाकी के तीन में प्लस। इसे डिनोट करेंगे 3a1, और एक जो इनके बीच इंटरमीडिएट होगा यहाँ प्लस, और क्योंकि यहाँ पे टी जेड ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इन तीनों में नेट ओवरलैप 0 आ रहा है, और इसे डिनोट करेंगे 2a1। वहीं पी एक्स और एस प्लस या फिर पी वाई और एस के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे भी एक नोड,
यहाँ पे नेट इस एटम का नेट ओवरलैप 0 होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनेगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी एक नोड, और इस केस में भी 3 नोड्स बनेंगे। इसको डिनोट करेंगे 1 ई और इसको डिनोट करेंगे 2 ई। ये दोनों डबली डिजेनरेट है। अब इन तीनों के केस में हाइड्रोजन के तीनों वेव फंक्शंस को, लीनियर कॉम्बिनेशंस को कंसिडर करते हुए इसे डिनोट करेंगे। हाइड्रोजन के H3 को डिनोट करेंगे ए, और इस केस में हाइड्रोजन कॉम्बिनेशंस को डिनोट करेंगे ई। इसका रीज़न हम लोग आगे देखेंगे। तो पिछले केस में हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम थे जिनके 1s ऑर्बिटल थे। उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें 3 नए ऑर्बिटल्स मिले, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। ये सभी लीनियर है। यहाँ पे तीनों का साइन सेम है इसलिए कोई नोड नहीं है। यहाँ पे एक साइन डिफरेंस है और यहाँ पे डी एटम पे नेट ओवरलैप 0 है इसलिए यहाँ पे एक नोड है। यहाँ पे बी ऑर्बिटल और ए और सी ऑर्बिटल के बीच का साइन डिफरेंस है। यहाँ पे 2 नोड्स है, जितने ज़्यादा नोड्स उतनी ज़्यादा एनर्जी, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसे रोटेट करें तो 1 सिग्मा थोड़ा इस डायरेक्शन में होगा और 2 सिग्मा और 3 सिग्मा की एनर्जी मैच कर जाएगी। 1 सिग्मा के केस में हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। पिछले केस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर पा रहा था, लेकिन इस केस में सभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसलिए इसकी एनर्जी कम हो रही है और ये सिंगली डिजेनरेट है, इसलिए चलो ए डिनोट करेंगे। इस केस में जो ऑर्बिटल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे वो और पास आ गए, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ गई। और इस केस में जो ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे वो पास आ गए, इसलिए इसमें इसकी एनर्जी कम हो गई और इन दोनों की एनर्जी सेम हो गई, इसलिए दोनों डबली डिजेनरेट है। इसे डिनोट करेंगे ई और इसे डिनोट करेंगे ए। अब NH3 का एमो लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल्स, यहाँ नाइट्रोजन का 2s। अब हमने H3 के जो कंसीडर किए थे ऑर्बिटल्स, ये है E और ये है A। 2s एक एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म हुआ, 1a1 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म हुआ, 3a1। 2s 2pz 2s के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कारण फॉर्म हुआ, 2a1। 2px 2py E के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्म हुआ, 1b 1e। और 2px 2py के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्म 2px 2py और E के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ, 2e। टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से इसलिए से फिल कर देंगे। तो ये भी बॉन्डिंग है, 1e भी बॉन्डिंग है और 2a1 भी बॉन्डिंग है, इसलिए मॉलिक्यूल अपने इंडिविजुअल एटम से ज़्यादा स्टेबल है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम डेटा और NH3 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नीड आपस में मैच कर रहे हैं। क्योंकि NH3 के केस में कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, इसलिए NH3 की एनर्जी उनके इंडिविजुअल एटम्स की एनर्जी से कम है। तो हमने पहले पढ़ा था कि लोन पेयर्स मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमिन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फोटो इजेक्शन के थ्रू अगर हमने 2a1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यानी कि एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो आयोनाइज मॉलिक्यूल का शेप NH3 मॉलिक्यूल के शेप से कंसिडरेबली अलग होगा, जो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन डेटा के थ्रू साफ साफ पता चल रहा है। तो फोटो आयनाइजेशन स्पेक्ट्रम में एक्सटेंसिव वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर को रिजल्ट करता है। तो अब आगे बात करते हैं हाइपर वैलेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका की पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो से ज़्यादा एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। हाइपर वैलेंस के थ्रू हम लोग SF6 के मॉलिक्यूलर डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो SF6 में टोटल 6 FF बॉन्ड्स हैं, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि S एटम हाइपर वैलेंट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल SF6 के फॉर्मेशन को अकाउंट करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं और इनमें 3D ऑर्बिटल्स के यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसका मतलब 3D ऑर्बिटल्स S एटम को 6f एटम से साथ बॉन्ड करने के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग अज्यूम करते हैं कि सेंट्रल एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ एक ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो इसका लिमिटेशन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं,
और सभी के सभी एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे, यानी कि वो मॉलिक्यूल उनके इंडिविजुअल एटम से स्टेबल होगा। तो इसलिए हाइपर वैलेंस का रीज़न 3D ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी ना होकर स्मॉल सेंट्रल एटम्स के लार्ज एटम्स के अराउंड पैक होने की एबिलिटी है। SF6 के केस में सबसे पहले F6 को कंसिडर करते हैं। F6 में टोटल 6 pz ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। यानी कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस की एनर्जी डिफरेंट होती है, ये 180 डिग्री पे है, ये हमारे 6 लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर इन्हें बेंड करूँ तो एक की एनर्जी डीजेनरेट नहीं होगी, ये नॉन डीजेनरेट है, जबकि अगले 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाएगी और ये डबली डीजेनरेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाएगी और ये ट्रिपली डीजेनरेट हो जाएंगे। अब इंटरेक्शन को कंसिडर करते हुए SF6 का एमओ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो SF6 में ट्रिपली डिजनरेट 3p, सिंगली डिजनरेट 3s और ट्रिपली डिजनरेट e, डबली डिजनरेट e और सिंगली डिजनरेट a या नॉन डिजनरेट, ये 3s, ये 3p। तो मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे 3s a के साथ बॉन्ड करेगा, 3p t के साथ बॉन्ड करेगा, क्योंकि ये भी ट्रिपली डिजनरेट है और ये भी ट्रिपली डिजनरेट है। एक किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, नॉन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण और यहाँ पे भी एक एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण टोटल हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसे फिल कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये भी एंटी बॉन्डिंग है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग या नॉन ऑर्बिट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में गए। इसे हम डिनोट करेंगे 1a1, इसे डिनोट करेंगे 2a1, इसे डिनोट करेंगे 2t1, 1t1 और ये 1e। ये सिंगली नॉन डिजनरेट 2a1 है। नेक्स्ट कंसेप्ट है लोकलाइजेशन, जिसका की पॉइंट है लोकलाइज और डी लोकलाइज बॉन्ड्स के डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी एक डिस्क्रिप्शन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। लोकलाइज डिस्क्रिप्शन का यूज़ होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, फोर कांस्टेंट, बॉन्ड लेंथ, कांस्टेंट एसिडिटी या VSEPR डिस्क्रिप्शन के टाइम यूज़ करने के लिए। डी लोकलाइज बॉन्ड डिस्क्रिप्शन यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, फोटो आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट, मैग्नेटिज्म, वॉश डिस्क्रिप्शन या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमिन करने में। अभी तक हमने एमओ थ्योरी में जितने बॉन्ड्स बनाए वो सभी डी लोकलाइज थे। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली डी लोकलाइज है, लेकिन अभी हम शो करेंगे कि ये लोकलाइज बॉन्ड के ऑलमोस्ट मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। कंसीडर करते हैं H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम प्लेस होगा 1a1 ऑर्बिटल में यहाँ पे, और हाइड्रोजन कॉर्नर्स में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कॉर्नर्स में और ऑक्सीजन यहाँ पे। अगर इनका सम लिया जाए ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच लोकलाइज हो गया है, वही इनका डिफरेंस ले तो यहाँ पे भी ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन में डी लोकलाइज हो गया है। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या डी लोकलाइज ऑर्बिटल्स के सम या डिफरेंस लेके हम लोकलाइज ऑर्बिटल्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही वेज लोकलाइजेशन और डी लोकलाइजेशन ओवर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए ये कहना कि एक डिस्क्रिप्शन दूसरे डिस्क्रिप्शन से बेहतर है गलत होगा। नेक्स्ट टॉपिक लोकलाइज बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसका की पॉइंट है हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि मोस्टली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट है, उसे हम लोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हिस्सा है, लेकिन इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लोकलाइजेशन को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो H2 के केस में कभी कभी एक सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल के बदले मिक्सचर ऑफ ऑर्बिटल्स को यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के या दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कंस्ट्रक्ट करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। फॉर इंस्टेंस H2O में हर OH बॉन्ड को माना जा सकता है हाइड्रोजन के 1s और ऑक्सीजन के s और p ऑर्बिटल के बीच के हाइब्रिड का ओवरलैप। तो हमने पहले ही देखा था कि s और p ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन के बाद फॉर्म होने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होता है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इन द केस ऑफ टेट्राहीड्रल हाइब्रिड्स, एक बार अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लिए जाए तो मॉलिक्यूल के लोकलाइज डिस्क्रिप्शन कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल CF4 में कार्बन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को sp3 कंसीडर करके क्लोरीन के 2p के साथ बॉन्ड किया जा सकता है। वहीं BF3 में B का एक s और 2p कंबाइन करके sp2 फॉर्म करेंगे, जो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड करेंगे। PCl5 में क्लोरीन का एक s 3p और एक d हाइब्रिडाइज होकर sp3d ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, जो बॉन्ड करेंगे क्लोरीन एटम के साथ। और ये लोकलाइज बॉन्ड्स होंगे, इन तीनों ही केस में बॉन्ड्स लोकलाइज होंगे। SF6 में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। SK1s 3p और 2d ऑर्बिटल्स कंबाइन करके फॉर्म करेंगे sp3d2 बॉन्ड। ये सब ये लोकलाइज बॉन्ड है क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड है, और ये फिर F के 2p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे। लास्ट टॉपिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, जिसका की पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को एमओ थ्योरी के डीलोकलाइज बॉन्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस को अकाउंट करने में फेल हो जाता है, क्योंकि लुइस के ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होते हैं। इस पॉइंट को डाई बोरिंग के थ्रू आसानी से देखा जा सकता है, जिसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 17 में से केवल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लुइस अप्रोच के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने चाहिए, जो 8 एटम्स को एक साथ बाइंड कर सके। इसका मतलब हमारे पास टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 12 है। तो इस मॉलिक्यूल के 8 एटम्स अकॉर्डिंग टू एमओ थियरी 14 वैलेंस ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकते हैं। एक बोरॉन फॉर्म कर सकता है 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो 2 बोरॉन फॉर्म करेंगे 8, और 6 हाइड्रोजन करेंगे 6, तो टोटल 14 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये 14 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे 14 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनमें से कम 7 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, जो 12 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी है। एमओ थियरी के थ्रू हम BH बॉन्ड्स और BHB बॉन्ड्स को भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो BH बॉन्ड हमारा मोस्टली बनता है H1s और बोरॉन के 2s और 2p के हाइब्रिड के बीच फॉर्म हुए बॉन्ड से। ये दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहीं BHB बॉन्ड फॉर्म होता है बोरॉन 1 के 2s और 2p हाइब्रिड और 1s हाइड्रोजन के 1s और दूसरे बोरॉन के 2s 2p हाइब्रिड के बीच फॉर्म हुए बॉन्ड से। ये तीनों मिलके बनते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें से एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पीएचपी फ्रैगमेंट के 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग में फिल करेगा। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पे एट मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, यानी कि 3 एटम्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को शो कर सकता है डीलोकलाइजेशन के थ्रू, जिसमें बॉन्ड्स 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच डीलोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सिर्फ बोरॉन में ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे कार्बोकैटायंस और दूसरे क्लासेस और कंपाउंड्स में भी है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है बेरिलियम डाइहाइड्राइड। क्योंकि बेरिलियम डाइहाइड्राइड लीनियर है, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा पाई नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है बेरिलियम और हाइड्रोजन के 2s के बीच का इंटरेक्शन, जिसमें चाहे तो ये कंस्ट्रक्टिवली या चाहे तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर साइंस सेम है तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, अगर साइंस डिफरेंट है तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो रहा है।
और ये एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, इसकी एनर्जी कम होगी। वहीं अगर बेरिलियम के 2p-Z और हाइड्रोजन के 1s के बीच का इंटरेक्शन कंसीडर करें, अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो साइंस सेम है, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो साइंस डिफरेंट है। यहाँ पे एक ही नोट फॉर्म हो रहा है जबकि यहाँ पे 3 नोट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। वहीं 2px और 2py को कंसीडर करें तो 2p, तो इनके बीच का नेट ओवरलैप ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव जोड़ के ज़ीरो बन जाता है। यानी कि इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरेक्शन ज़ीरो है। तो इस ऑर्बिटल को कहेंगे 2 सिग्मा जी, इसे 3 सिग्मा जी, इसे 1 सिग्मा यू, इसे 2 सिग्मा यू, और ये होगा 1 पाई यू, 1 फ्रॉम 2p x एंड 1 फ्रॉम 2p y। तो अब इसके थ्रू एमओ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेरिलियम के 3 2p ऑर्बिटल्स, एक 2s और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स। तो पहले s ऑर्बिटल्स के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, फिर 2p-Z और हाइड्रोजन के 1s के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, फिर px और py नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फिर pz और हाइड्रोजन के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और s ऑर्बिटल बेरिलियम के और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे लेबल कर देते हैं 2 सिग्मा जी, 1 सिग्मा यू, 1 पाई यू। ये थे बेरिलियम के 2p, ये थे 2s, ये थे 1s a, और ये 1s b। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही फिल हुए, और नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ। यानी कि ये मॉलिक्यूल इसके इंडिविजुअल एटम से ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O। तो H2O में एक ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम्स के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें हमें एमओ थ्योरी के थ्रू एकोमोडेट करना है। अब यहाँ पे H2O लीनियर नहीं है बल्कि बेंट है। यहाँ पे सिग्मा पाई नोटेशन ना यूज़ होके ए बी नोटेशन यूज़ होगा, और साथ ही साथ पिछले केस में हमने देखा था पी एक्स या पी वाई ऑर्बिटल के केस में नेट इंटरेक्शन ज़ीरो आ रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। चाहे तो पी एक्स या पी वाई में से किसी एक ऑर्बिटल में नेट इंटरेक्शन ज़ीरो ना आके पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन के 2s, तो हाइड्रोजन के 1s के बीच का इंटरेक्शन। तो चाहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, चाहे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे। यहाँ पे 2 नोट्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही नोट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन के 2p-Z और हाइड्रोजन के 1s के बीच। तो ये ऑक्सीजन का 2p-Z है, और ये हाइड्रोजन के 1s। यहाँ पे भी चाहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, यानी कि साइंस सेम होंगे, या फिर चाहे तो साइंस डिफरेंट होंगे। यहाँ पे एक ही नोड है जबकि यहाँ पे 3 नोड्स हैं। और फिर कंसीडर करते हैं बेरिलियम के 2p-X और हाइड्रोजन के 1s के बीच के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। यहाँ पे साइंस सेम है। ये स्ट्रक्चर बेंट होने का नहीं फॉर्म हो पा रहा है, अगर लीनियर होता तो फॉर्म नहीं हो पाता। ये लास्ट में हमारा एक स्ट्रक्चर बचता है 2p और H के बीच। क्योंकि नेट इंटरेक्शन ज़ीरो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। इस ऑर्बिटल को हम लेबल करेंगे 2a1, इसको लेबल करेंगे 3a1, इसे 4a1, इसे 1b2, और इसे 2b2, और इस ऑर्बिटल को लेबल करेंगे 1b1। वो लेवल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये ऑक्सीजन के ट्रिपली डिजेनरेट 2p ऑर्बिटल्स और एक 2s ऑर्बिटल, वहीं हाइड्रोजन के 1sa और 1sb ऑर्बिटल्स। तो 2s और 1s के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ 2a1, वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ 4a1।
2pz और 1s के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन फॉर्म हुआ? 1b2। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन फॉर्म हुआ? 2b2। 2px और 1s के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन फॉर्म हुआ? 3a1। वहीं 2p1 नॉन बॉन्डिंग था, इसलिए इसने फॉर्म किया एक 1b1। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से इसे कवरेट किया जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में गए और एक नॉन बॉन्डिंग में गया। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं गया, यानी कि H2O मॉलिक्यूल अपने सेपरेट आइटम से ज़्यादा स्टेबल है। लास्ट एग्जांपल है CH4। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले C के 2s और H के चारों एटम्स के बीच के बॉन्डिंग को कंसीडर करते हैं। अगर साइंस सेम है तो, और यहाँ पे साइंस डिफरेंट है। इस इंटरेक्शन का ऑर्बिटल फॉर्म हुआ 2a1 और सेकंड फॉर्म हुआ 3a1। और हाइड्रोजन के ये स्ट्रक्चर सिंगल नॉन डीजेनरेट है, इसलिए हम इसे डिनोट करेंगे ए। वहीं पी ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं ई जेड के ऑर्बिटल को। तो टोटल 4 हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल्स हैं। क्योंकि ये टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके 109 डिग्री पे एक 1s ऑर्बिटल रहेगा। इस केस में साइंस पुट कर देते हैं। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स पे अगर फोकस किया जाए तो जितना पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है उतना ही नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि इनके बीच का नेट ओवरलैप ज़ीरो होगा। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। इस केस में एक ही नोड फॉर्म हो रहा है और इस केस में 3 नोड्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी किसकी एनर्जी से ज़्यादा है। सेम ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पी एक्स और पी वाई भी शो करेंगे, यानी कि इस टाइप का ऑर्बिटल ट्रिपली डिजनरेट होगा। इसलिए हम लोग डिनोट करेंगे लो एनर्जी वाले को 1t2 और हायर एनर्जी वाले को 2t2। और इस केस में हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन भी ट्रिपली डिजनरेट होगा, इसलिए हाइड्रोजन के इस कन्फिग्रेशन को नेम करेंगे p। अब इसका एमो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन का 2s, कार्बन का 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन 4 के e और एक e। तो कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का e कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके फॉर्म करेगा 2a1 और 3a1। 1a1 है कार्बन के 1s के इलेक्ट्रॉन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग है और जिसकी एनर्जी इनसे कम, बहुत ज़्यादा कम है। वहीं कार्बन के 2p और हाइड्रोजन 4 के e बनाएंगे ट्रिपली डिजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे डिनोट किया गया है 1t2 और 2t2 से। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें इसके अकॉर्डिंगली फिल कर देते हैं। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, यानी कि CH4 भी अपने इंडिविजुअल C और 4h एटम से ज़्यादा स्टेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर शेप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसका की पॉइंट है वॉल्श मॉडल के कोरिलेशन डायग्राम के थ्रू हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के शेप को बॉन्ड एंगल के डिपेंडेंस के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। तो वॉल्श डायग्राम एक कोरिलेशन डायग्राम का स्पेशल केस है, यानी कि एक ऐसा डायग्राम जो ये शो करता है कि ऑर्बिटल्स बॉन्ड एंगल के चेंज के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं। वॉल्श डायग्राम एक सिंपल पिक्टोरियल अप्रोच है जो मॉलिक्यूलर शेप को मॉलिक्यूलर डीलोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टर्म में एनालाइज करता है। स्ट्रक्चर को एडी वॉश ने डिवाइस किया था 1953। ये सभी डायग्राम शेप्स, स्पेक्ट्रा और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉलिक्यूल का बॉन्ड कोएशन डायग्राम शो किया गया है जो वेरी कर रहा है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो XH2 मॉलिक्यूल में एक्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py 2pz और
हाइड्रोजन के वन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं साई ए वन जो 2s 2pz और 5 प्लस है, 1s ए और 1s बी के बीच हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और 5 माइनस है 1s ए और 1s बी के बीच हुए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। इस केस में लिनियर और बेंड दोनों में ही दोनों के साइंस सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे साइंस में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इस केस में इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एंगुलर मॉलिक्यूल में फॉर्म हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं साई ए वन जो फॉर्म हुआ है एक्स के 2s 2pz और H2 के 5 प्लस के बीच में इंटरेक्शन के कारण। दूसरा है सिर्फ 2px ऑर्बिटल, और तीसरा है एक्स के 2py और H2 के 5 माइनस के बीच में इंटरेक्शन के कारण। तो हम फाई ए वन को, कि फाई ए वन की एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, इसलिए हम इसे लेबल करते हैं 1a1। इसे डिनोट करेंगे 1b1 और इसे डिनोट करेंगे 2a1। वहीं लीनियर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए सिग्म साइड 2a, जिसके जो फॉर्म हुआ 2s और 5 प्लस के इंटरेक्शन के कारण। फाई टू जो 2py और 2pz के थ्रू फॉर्म हुआ ये नॉन बॉन्डिंग है, और फाई 2c जो फॉर्म हुआ 2py और 5 माइनस के बीच में बॉन्ड के कारण। जैसे कि ये 1 सिग्मा g है, ये 1 सिग्मा u है, ये 1 पाई u है। अगर ये मॉलिक्यूल्स लीनियर होते तो इनकी एनर्जीज यहाँ पे होती है, लेकिन अगर इन्हें बेंड किया जाए तो हम देख सकते हैं कि इनकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो सबसे पहले H2x 90 डिग्री में लोएस्ट ऑर्बिटल है 1a1, लीस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है 1a1, जो बना है x2pz और 5 प्लस के बीच में कॉम्बिनेशन के कारण। अगर इसके बॉन्ड एंगल को 180 डिग्री किया जाए तो हम देख सकते हैं इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। XH2 में x के पास है 2s 2px 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और H1s आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके फॉर्म करेंगे 5 प्लस और 5 माइनस, इसमें 5 प्लस होंगे H1s के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुए MO, और 5 माइनस होगा H1s के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण फॉर्म हुआ MO। तो साई वन है हमारा 1a1, ये है 1b1 और ये है 2a1। वहीं ये है 1 सिग्मा g, ये है 1 सिग्मा u और ये है 1 पाई u। तो इस केस में देख सकते हैं कि दो लोएस्ट एनर्जी कर्व्स का मिनिमम 180 डिग्री पे आ रहा है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं दोनों में अकोमोडेटेड है तो वो मॉलिक्यूल मोस्टली लीनियर फॉर्म होगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देख सकते हैं इस केस में कि 180 डिग्री पे किसी किसी एनर्जी कर्व्स का मैक्सिमम आ रहा है। तो इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ना होकर 90 या 180 के बीच में रहेगा, यानी कि एंगुलर रहेगा। बेरिलियम डाइहाइड्रेट केस को कंसीडर करते हैं तो बेरिलियम डाइहाइड्रेट में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो सिर्फ इन्हीं दोनों ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो वो दो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे, इसका मतलब उनकी एनर्जी 180 डिग्री पे सबसे लोएस्ट होगी, क्योंकि इस इन दोनों एनर्जी कर्व्स का मिनिमा 180 डिग्री पे आ रहा है, इसलिए बेरिलियम हाइड्रेट डाइहाइड्रेट 180 डिग्री बॉन्ड एंगल फॉर्म करेगा, यानी कि लीनियर होगा। वहीं CH2 में अगले दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में जाएंगे, तो ये ऑर्बिटल 180 डिग्री पे मैक्सिमम है, इसका मतलब CH2 लीनियर नहीं होगा बल्कि 90 और 180 के बीच कोई एंगुलर बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो CH2 का बॉन्ड एंगल है 136 डिग्री, BH2 का है 131 डिग्री, NH2 का है 103 डिग्री और OH2 का है 105 डिग्री, जो कि वॉल्स कोरिलेशन डायग्राम के साथ मैच कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपर एनर्जी कर्व्स के ऑर्बिटल्स में फिल कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हायर एनर्जी लेवल कर्व्स का मैक्सिमम 180 डिग्री पे आ रहा है। इसका मतलब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेबल होने के लिए वो 90 से 180 के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगुलर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स
अपर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में जाएंगे उतने ही वो लीनियर से डिविएट होते जाएंगे। एट लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में, जिसमें ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक आइडियाज इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑपरेटर्स के बारे में। तो टोटल 5 सिमेट्री ऑपरेटर्स हैं: आइडेंटिटी, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन या रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। आइडेंटिटी का मतलब उस मॉलिक्यूल पे कोई ऑपरेशन नहीं करना, यानी कि अगर मॉलिक्यूल का शेप कुछ, अगर हम लोग पी जेड ऑर्बिटर ही ले लें, अगर इस पे आइडेंटिटी ऑपरेटर करें तो ये पी जेड ही रहेगा। रोटेशन, तो रोटेशन एक मॉलिक्यूल के प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। रिफ्लेक्शन एक मॉलिक्यूल को उसके प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट करना। और इन्वर्जन किसी एक मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ सिमेट्री के अराउंड उसे इन्वर्ट कर देना। वहीं इम्प्रॉपर रोटेशन है उस मॉलिक्यूल को रोटेट करना प्लस उसके बाद उसे रिफ्लेक्ट कर देना। तो आइडेंटिटी के सिंबल को डिनोट करते हैं ई, रोटेशन को डिनोट करते हैं सी एन। एन यहाँ पे हमारा एन फोल्ड सिमेट्री एक्सिस को डिनोट करता है। रिफ्लेक्शन सिग्मा, इन्वर्जन आई और रोटेशन एस एन। यहाँ पे एन हमारा फिर से एन फोल्ड सिमेट्री एक्सिस को डिनोट करता है। एन फोल्ड एक्सिस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: एन फोल्ड रोटेशन होता है एक मॉलिक्यूल का 360 डिग्री बाय एन रोटेशन, जिसके बाद भी उसका शेप रिटेन रहता है। तो मॉलिक्यूल में हाईएस्ट नंबर ऑफ एन के अराउंड के एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस है, तो वो जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन है, यानी कि एक ऐसा एक्सिस जिसके 360 डिग्री बाय एन रोटेशन होने के बाद भी, लार्जेस्ट एन के रोटेशन होने के बाद भी मॉलिक्यूल का शेप रिटेन हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसे हम लोग डिज़ाइन कहेंगे सिग्मा वी। वहीं अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा एच। अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री किन्हीं दो टू फोल्ड एक्सिस के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसे हम लोग डिजाइनेट करते हैं सिग्मा डी। सिग्मा डी एक सिग्मा बी प्लेन का स्पेशल केस है। तो इस केस में एक बेंजीन मॉलिक्यूल शो किया गया है। बेंजीन का एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस इसके इनसाइड है, जो C6 है। तो इसका मतलब सिग्मा डी प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। और हम साथ साथ देख सकते हैं कि ये प्लेन इन दो C2 एक्सिस के बीच बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे सिग्मा डी कहा गया है। अगर एक ग्रुप में एन फोल्ड एक्सिस है और एन सिग्मा वी मिरर प्लेन्स है, यानी कि फोल्ड एक्सिस का एन जिससे 360 डिग्री बाय एन रोटेशन के बाद भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री मेंटेन रहे, और उतने ही नंबर एन नंबर के मिरर प्लेन्स है, तो उसे हम डिनोट करते हैं सी एन वी। वहीं सी एन एच पॉइंट ग्रुप होता है जिसमें एक एन फोल्ड एक्सिस होता है और साथ ही साथ एक मिरर प्लेन होता है जो उस एन फोल्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट केस है डी एन, जिसमें हमारे पास एक एन फोल्ड एक्सिस होता है, यानी कि एक एन फोल्ड एक्सिस, और एन टू फोल्ड एक्सिस होते हैं, यानी कि अगर ये C3 है तो मेरे पास 3 C2 एक्सिस होंगे जो इसके परपेंडिकुलर होंगे, और इसे डिनोट करेंगे DN। वहीं एक मिरर प्लेन भी आ जाए जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसे DN डिनोट करके DNH डिनोट करेंगे। और एक पॉइंट ग्रुप जिसमें DN के सारे एलिमेंट्स और साथ ही साथ एन डाईहीड्रल मिरर प्लेन्स होंगे, तो उसे हम डिनोट करते हैं DND। एलिन एक DND मॉलिक्यूल का अच्छा एग्जाम्पल है। और लास्ट पॉइंट ग्रुप TD जो टेट्राहीड्रल स्टैंड करता है। मेथेन एक प्रोटोटाइपिकल टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है। तो इस टेबल में कुछ पॉइंट ग्रुप्स दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके सिमेट्री एलिमेंट्स और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। C2V, यानी कि मॉलिक्यूल का प्रिंसिपल एक्सिस होगा C2। इसका मतलब 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री मेंटेन रहेगी। और इसके पैरेलल हमारे पास दो रिफ्लेक्शन प्लेन्स होंगे, जो उसके दो रिफ्लेक्शन प्लेन्स होंगे, इसलिए हम उसे कहते हैं C2V। वहीं C2H में प्रिंसिपल एक्सिस होगा C2, यानी कि 180 80 डिग्री रोटेशन के बाद भी सिमेट्री मेंटेन रहेगी।
और मिरर प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम डिनोट करेंगे C2H। सेम वे C3H और C3B को भी ऐसे डिनोट किया जाएगा, बस यहाँ पे एक और मिरर प्लेन उसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी पॉइंट ग्रुप और उनके सिमेट्री एलिमेंट्स को देख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है H2O। तो H2O में प्रिंसिपल एक्सिस है C2 इसलिए क्योंकि 180 डिग्री के रोटेशन के बाद ये H इधर आ जाएगा और ये H वापस इधर जाएगा, यानी कि सिमेट्री मेंटेन रहेगी, इसलिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है C2। और साथ ही साथ इसके पास दो मिरर प्लेन्स है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि पहले मिरर प्लेन को देखा जाए, इस प्लेन को, तो HO इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली यही आएगा। और सेकंड केस में ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को हाफ कट कर रहा है इस टाइप से, ये इसे ऐसे कट कर रहा है, यानी कि एक हाफ मॉलिक्यूल का इधर होगा और दूसरा हाफ मॉलिक्यूल का इधर होगा, और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसके पास है C2 रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस और दो सिग्मा वी प्लेन्स, इसलिए ये है C2V टाइप मॉलिक्यूल। इन सभी मॉलिक्यूल्स में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इसके अराउंड इसे इन्वर्ट किया जाए तो हम देख सकते हैं इसका इन्वर्स इधर होगा, इसका इन्वर्स इधर होगा और इसका इन्वर्स इधर होगा। इस केस में इसका इन्वर्स इधर होगा, इसका इन्वर्स इधर होगा। तो ये था आई ऑपरेटर, इन्वर्जन ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है C3H4। इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस है C2, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन के बाद भी इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर 180 डिग्री के बाद ये रोटेट होकर इधर आ जाएगा, ये रोटेट होकर इधर आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल रोटेट होकर इधर आ जाएगा और ये वाला रोटेट होकर इधर आ जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस है C2। अब इसमें इम्प्रॉपर रोटेशन भी है, जिसका फोल्ड एन फोल्ड एक्सिस है 4, यानी कि 90 डिग्री रोटेशन के बाद प्लस रिफ्लेक्शन मॉलिक्यूल को वापस सेम शेप में ला देगा, इसलिए इसे कहते हैं S4। यानी 90 डिग्री रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अराउंड इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री को मेंटेन कर रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल S4 प्लस C2 है। नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन, जिसे हमने डिनोट किया था ED। इस केस में हमारे पास तीन C2 एक्सेस है, यानी कि इसके अराउंड 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो कोई चेंज नहीं, इसके अराउंड भी 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो कोई चेंज नहीं, इसके अराउंड भी 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो कोई चेंज नहीं। और साथ ही साथ तीन S4 एक्सिस है, यानी कि इसके अराउंड 90 डिग्री रोटेट करने के बाद प्लस रिफ्लेक्शन इस मॉलिक्यूल की सिमेट्री को मेंटेन करेगा। इन दोनों के साथ भी सेम केस है, इसलिए यहाँ पे C2 भी है और S4 भी है, साथ साथ तीन एक्सिस है हमारे पास इसके। अगला एग्जाम्पल है अमोनिया NH3। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है C3। इसका मतलब 120 डिग्री रोटेशन के बाद भी सिमेट्री मेंटेन रहेगी, क्योंकि 120 डिग्री रोटेट किया जाए, ये एच इधर आ जाएगा, ये वाला एच इधर और ये इधर आ जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस है C3। और वहीं इसके तीन मिरर प्लेन्स हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर किसी एक प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्शन किया जाए तो इमेज एग्जैक्टली सेम बनेगा, इसलिए यहाँ पे तीन मिरर प्लेन्स हैं जो कंसिडर करते हैं इस मिरर प्लेन को। यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरफ है मिरर प्लेन के पीछे, और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से मिरर प्लेन के आगे है। इसे अगर रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये बॉन्ड वापस इस तरफ आ जाएगा और ये दोनों बॉन्ड आगे की तरफ आ जाएंगे, यानी कि सिमेट्री भी मेंटेन हो रही है। सेम सिग्मा वी प्राइम और सिग्मा वी डबल प्राइम भी करेंगे, इसलिए तीन सिग्मा वी, यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम डिनोट कर सकते हैं C3V। इसमें C3 एक्सिस है प्लस तीन सिग्मा वी मिरर प्लेन्स है। अगला एग्जाम्पल है इथीन। तो इथीन में तीन C2 एक्सिस है, यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री इस डायरेक्शन से रोटेट किया जाए, या 180 डिग्री इस डायरेक्शन से रोटेट किया जाए, या फिर 180 डिग्री इस डायरेक्शन से रोटेट किया जाए, सिमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन C2 एक्सिस है इसमें, प्लस तीन सिग्मा वी प्लेन्स हैं, यानी कि हर एक प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये अपर हाफ लोअर हाफ का एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, ये लेफ्ट हाफ राइट हाफ का एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, और ये प्लेन जो
एक ही मॉलिक्यूल कट कर रहा है, एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन डेफिनेटली सिमेट्रिक ही होगा। यानी कि इसमें 3 रिफ्लेक्शन प्लेन्स भी है और साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है, क्योंकि अगर इसे इन्वर्ट किया जाए तो ये एच एच के पास ही आएगा, ये वाला एच भी इधर ही आएगा, ये भी इधर ही आएगा, प्लस ये सी भी इधर ही आएगा और ये वाला सी इधर हो जाएगा। मॉलिक्यूल पे सिमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर है u1, हम इसे c2 एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन होगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल, ये वेक्टर इधर से यहाँ पे आ जाएगा जो इस फिगर में शो किया गया है। लेकिन अगर इसे प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये वेक्टर इधर हो जाएगा, यानी कि ये वाला वेक्टर इधर आ जाएगा। यानी कि इस ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे सिग्मा वी C2 ऑन एनी वेक्टर। लेकिन अगर दूसरा केस कंसिडर करें, इस केस में अगर मिरर प्लेन यहाँ होता सिग्मा वी प्राइम, तो मुझे फिर से वही वेक्टर मिल जाता। इसका मतलब सिग्मा वी कैप C2 कैप इज इक्वल टू सिग्मा वी प्राइम कैप। किसी वेक्टर पे अगर ये ऑपरेशन किया जाए तो इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने इस वेक्टर को एक प्लेन सिग्मा वी के अराउंड रिफ्लेक्ट किया तो वेक्टर आया इस डायरेक्शन में। फिर इस प्लेन को फिर इस वेक्टर को इस प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट किया तो ये वेक्टर आया इस डायरेक्शन में। तो ये ऑपरेशन था सिग्मा वी प्राइम सिग्मा वी ऑन एनी वेक्टर वी, जो कि एग्जैक्टली इस वेक्टर को 180 डिग्री जितना रोटेट करने जैसा था, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे C2 ऑफ V। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस वेक्टर को अगर हम लोग सिग्मा V परपेंडिकुलर अगर हम रोटेट करें तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली सेम है इस वेक्टर को C2 के अराउंड 180 डिग्री रोटेट करना प्लस इस प्लेन के रिफ्लेक्ट करके इसे यहाँ लाना। यानी कि सिग्मा V एंड C2 ऑफ एनी वेक्टर V इज सिग्मा V प्राइम ऑफ V। ये सभी ऑपरेटर्स हैं और ये एक वेक्टर है। इन सभी केसेस को कंसीडर करते हुए एक ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया गया है, जिसमें एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेटर के साथ कंपोज करके रिजल्टेंट ऑपरेटर निकाला गया है। तो एक आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी फॉर्म करेगी। इन द सेम केस ई C2 सिग्मा वी और सिग्मा वी प्राइम के साथ सेम ही एलिमेंट सेम ही ऑपरेटर बनाएगा। वहीं C2 और C2 ई बनाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री रोटेशन होता है, इसलिए मॉलिक्यूल वापस आइडेंटिकल हो जाता है। वैसे ही C2 और सिग्मा वी को कंपोज किया जाए तो सिग्मा वी प्राइम ऑपरेटर जैसा ही शो करता है। वही C2 और सिग्मा वी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट है। इस केस में हमारा वेक्टर u1 इस डायरेक्शन में है और ये है एक मिरर प्लेन सिग्मा वी प्राइम। इसे अगर इसके अराउंड रिफ्लेक्ट किया जाए तो हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा जो यहाँ पे शो किया गया है, और इसे फिर 180 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो हमारा वेक्टर रोटेशन के बाद इधर आ जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट है इस प्लेन के और रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस वेक्टर को इस प्लेन के और रिफ्लेक्ट कर देता तो मेरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में आता, यानी कि C3 सिग्मा वी प्राइम, यानी कि C3 सिग्मा वी प्राइम ऑफ एनी वेक्टर इज सिग्मा वी डबल प्राइम ऑफ एनी वेक्टर। ये केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं C3V के लिए। वही अगला एग्जांपल देखते हैं। इस केस में वेक्टर u यहाँ पे है, अगर इसे सिग्मा वी प्राइम के अराउंड रोटेट रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो यहाँ पे शो भी किया गया है। और वहीं इसे अगर इस मिरर प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट किया जाए तो वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये इक्विवेलेंट है इस वेक्टर को 120 डिग्री रोटेट करने जितना। यानी कि प्राइम सिग्मा वी डबल प्राइम इज इक्विवेलेंट एज C3 प्राइम। अब इन्हीं ऑपरेशन को कंसीडर करते हुए एक और C3V ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल शो किया गया है, जिसमें फिर से सेम प्रॉपर्टी जैसे हमने C2V में देखा था वैसे ही यूज़ की गई हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं दो ऑपरेटर्स को कंपोज करें तो रिजल्टेंट ऑपरेटर कैसा बिहेव करेगा वो शो किया गया है। ये अगर एग्जांपल कंसीडर करें, अगर हम कंसीडर करें C3 स्क्वायर यानी कि 240 डिग्री रोटेशन ऑपरेटर
और इसे कंपोज करें एक C3 ऑपरेटर के साथ 120 डिग्री ऑपरेटर, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 360 रोटेशन, इसलिए मॉलिक्यूल ई वापस एक आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाएगा। अगर मेट्रिसेस के टर्म में देखा जाए फॉर 2v, तो ई ऑपरेटर का मैट्रिक्स होता है 1001। वहीं C3 का कंसिडर किया जाए तो C2 एक्स वाई जेड को माइनस एक्स माइनस वाई और जेड पे रोटेट कर देता है, यानी कि इसका मैट्रिक्स होगा 0 -1 0 0 1। वहीं सिग्मा वी का मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, क्योंकि ये अराउंड द एग्जैक्ट प्लेन वेक्टर को रिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं सिग्मा वी प्राइम का भी -1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि वेक्टर के वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स पे कोई असर नहीं डालता है, इसे वेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर देता है। 3v में आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है I3, और अगर हम लोग C2 और सिग्मा वी को मल्टीप्लाई करें, C2 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, यानी कि जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। V का मैट्रिक्स नोटेशन है 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, यानी कि इसे वाई जेड प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट करना। इनके अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिया जाए, C2 सिग्मा वी, और इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिया जाए, तो मेरा रिजल्टेंट आता है -1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि कुछ नहीं बल्कि सिग्मा वी प्राइम ऑपरेटर है, यानी कि वेक्टर को वाई जेड प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट कर देना। 2D की बात की जाए तो ई का रिप्रेजेंटेशन है I2, C2 का है -1 0 0 -1, सिग्मा वी का है 0 1 1 0, और सिग्मा वी प्राइम का है 0 -1 -1 0। तो इन मैट्रिसेस से कुछ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे दूसरे रिप्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। अगर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 है, यानी कि ऑर्बिटल या वो मॉलिक्यूल की सिमेट्री अनचेंज्ड है, -1 है तो वो ऑर्बिटल ने अपना साइन चेंज कर लिया है, अगर 0 है तो ऑर्बिटल ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेंज किया है, जिसे एग्जैक्टली प्लस या माइनस में डिनोट करना मुश्किल है। वहीं अगर ऑर्बिटल को ए या बी से लेबल किया गया, यानी कि इसकी डीजेनरेसी 1 है, यानी कि वो सिंगल डीजेनरेट है, फिर नॉन डीजेनरेट है। अगर सिमेट्री लेवल ई है, यानी कि वो डबली डीजेनरेट है, और सिमेट्री लेवल टी है, यानी कि वो ट्रिपली डीजेनरेट है। तो वन डायमेंशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को चाहे तो ए या बी डिनोट किया जाता है। अगर रोटेशन प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक है तो उसे हम ए डिनोट करते हैं, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो बी डिनोट करते हैं। न्यूमेरिकल सब्स्क्रिप्ट यूज करते हैं सिमिलर टाइप के इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर एक रिप्रेजेंटेशन टोटली सिमेट्रिक है, यानी कि रोटेशन रिफ्लेक्शन के बाद भी सिमेट्रिक है, तो उसे हम डिनोट करते हैं A1। अगर हम jth इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन को डिनोट करते हैं dj, और उस ग्रुप के ऑर्डर को डिनोट करते हैं h, तो dj स्क्वायर के सभी समेशंस का इक्वल होता है h। अगर इस कैरेक्टर टेबल में कंसीडर करें तो इस मॉलिक्यूल के डिमेंशंस, चारों डिमेंशंस 1 है, यानी कि सिग्मा dj स्क्वायर 4 है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का ऑर्डर 4 है। तो इस केस में देख सकते हैं A1 के चारों ऑपरेशन सिमेट्रिक हैं, और ए के ऑपरेशंस अराउंड रोटेशन सिमेट्रिक है, और बी के ऑपरेशंस अराउंड रोटेशन एंटी सिमेट्रिक है। आर एक्स आर वाई और आर जेड डिनोट करते हैं वेक्टर्स जो उनके एक्सिस के जो डिपिक्ट करते हैं रोटेशन उनके एक्सिस के अराउंड, यानी कि आर जेड है जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन, आर वाई है वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन, और आर एक्स है एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन। वाई फॉर्म कर रहा है बेसिस B2 के लिए, इसलिए यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट किया गया, और यूनिट वेक्टर जेड फॉर्म कर रहा है बेसिस A1 के लिए, इसे यहाँ पे एक जेड डिनोट किया गया है। U1 जो है U1x आई कैप प्लस U1y जे कैप, यानी कि कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इस वेक्टर पे अगर C3 ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो ये होगा इस पे 120 डिग्री रोटेशन, यानी कि 120 डिग्री एडिशन। इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का आता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आई, और साइन ए प्लस बी का साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस टाइप का आ रहा है, -1/2 ux -√3/2 u1y प्लस साइन √3/2 u1y प्लस 1/2 u1x। तो इस केस में देख सकते हैं कि रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ी, यू एक्स और यू वाई। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही रोटेशन के सारे वेक्टर्स शो करेंगे, यानी कि सी थ्री के लिए रोटेशन वेक्टर का बेसिस है यू एक्स और यू वाई। वहीं अगर C2V में बी वन रिप्रेजेंटेशन को देखें तो उसके एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री मेंटेन है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अगर उसे 120 डिग्री रोटेट किया जाए अराउंड एक्स एक्सिस तो वो एंटी सिमेट्रिक है। अगर उसे एक्स एक्सिस के प्लेन के अराउंड रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो सिमेट्रिक है, यानी कि अगर मेरा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है और प्लेन इस डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस पे ही है। और वहीं अगर दूसरा प्लेन है, अगर प्लेन इस डायरेक्शन में है तो मेरा वेक्टर एक्स से माइनस एक्स में, इसलिए इस केस में अगर वेक्टर एक्स वाई है तो यहाँ वेक्टर एक्स माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस केस में मेरे सभी वेक्टर्स यू एक्स से डिटर्मिन हो रहे हैं, इसलिए इसका बेसिस है यू एक्स, इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया गया है एज एक्स। वहीं बी टू के केस में सभी रिप्रेजेंटेशन यू वाई के बेसिस पे होंगे, इसलिए बी टू का बेसिस है यू वाई, इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया गया एज वाई। और ए वन के केस में सभी ऑपरेटर्स सभी वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस यू जेड के बेसिस में शो कर सकते हैं, इसलिए इसका बेसिस हमने लिखा है जेड। वहीं C2H में कंसिडर करें तो यहाँ भी दे सकते हैं। इस केस में हमने रिप्रेजेंट किया है AG BG AU और BU, यानी कि जेरेड और अनजेड के टर्म्स में हमने प्रेजेंट किया है। यहाँ पे ए जेरेड के चारों ऑपरेटर्स लगाने के बाद भी उसकी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि इसकी आइगन वैल्यू 1 है। इस केस में चारों ऑपरेटर्स लगाने के बाद रोटेशन में वैल्यू सेम आ रही है, और बी के केस में रोटेशन ऑपरेटर लगाने के बाद उसकी वैल्यू -1 आ रही है। इस केस में इसका प्रिंसिपल एक्सिस है RZ, BG के केस में प्रिंसिपल एक्सिस है RX और RY। यहाँ पे कोई ZXY नहीं, यानी कि इसको एक ही वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका कोई बेसिस, यानी कि बेसिस के तीनों वेक्टर्स XYZ है। AU के केस में इसका बेसिस हो सकता है Z, और BU के केस में भी X और Y वेक्टर्स इसके बेसिस हो सकते हैं।